हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 4th लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था और सर्कुलर आर्क के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर वायर की वजह से किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 5th लेक्चर में आज मैं आपको सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। देखो, ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। अब ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो सर्कल तो किसी प्लेन में होता है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस। ये कौन से प्लेन में मैंने सर्कल को रखा है? कौन से प्लेन में सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप को रखा है? ये देखिए, मैंने इसको रखा है वाई जेड प्लेन में और इस सर्कल का रेडियस है आर। करंट फ्लो कर रहा है इसमें बेटा आई, इस डायरेक्शन में। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? आई बाहर की तरफ आ रहा है। यहां पे करंट देखो, यहां पे जो करंट है कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। यहां पे करंट कहां जा रहा है? अंदर की तरफ आई। इसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, म्यू नॉट आई बाई 2r। कंप्लीट सर्कल की वजह से। हाफ सर्कल होता तो म्यू नॉट आई बाई 4r। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे नहीं निकालना। मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा ये कैसे पता करेंगे अपन? तो बायट-सेवार्ट लॉ यूज करें। बट बायट-सेवार्ट लॉ ना तो सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे सकता है, ना तो स्ट्रेट वायर के लिए। बायट-सेवार्ट लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। वो किसी वायर के लिए नहीं होता है, एक डीएल एलिमेंट होता है। वो डीएल एलिमेंट एक सर्कुलर वायर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर का हो सकता है, पैराबोला का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है। बेसिक फिजिक्स समझिए प्लीज। बायट-सेवार्ट लॉ से हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बायट-सेवार्ट लॉ कहता है कि मेरी लिमिटेशन है और मैं बस सिर्फ और सिर्फ इस डीएल एलिमेंट, मान लो यहां पे एक डीएल एलिमेंट तुम काट लेते हो, तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दूंगा। कहां चाहिए बताओ? मैंने बोला यहां चाहिए, तो बोला कि यहां से एक डिस्टेंस ले लो, आर ले लो। ये आर आप निकाल सकते हो, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ये आर और ये एक्स, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ अ सर्कल का होल स्क्वायर। यह कैसा? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से डीएल करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल। वही फॉर्मूला, कोई खास बात नहीं है। आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू चाहे तो आप ये रखते हैं, आर स्क्वायर। ये आया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ये आ गया एक छोटे से एलिमेंट के लिए। इसका डायरेक्शन किधर होगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन हमेशा करंट कैरिंग वायर और रेडियस वेक्टर के, मतलब आर और डीएल एलिमेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि बायट-सेवार्ट लॉ को लिखो तो आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यों लिखते हैं? तो डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब डीएल सर्कल नहीं, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा जो डीएल काटा है वो वाला डीएल यहां पे देखो, ये सर्कल है, वो वाला डीएल यहां पे आएगा छोटा सा। ऐसे देखो, मान लो मैं सर्कल बना लेता हूं। एक सर्कल कैसे बनाऊं? सर्कल बना लेता हूं एक, चलो ऐसे इसी का सर्कल बना लेता हूं साहब। सर्कल देखिए, सर्कल ये देखो, मान लो ये सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है सर, ये सर्कल है, ऐसे रख दिया मैंने। सिलेंडर का पार्ट मत देखो तुम, यहां देखो, ये सर्कल ऐसा रख दिया यहां पे। ये छोटा सा हिस्सा अपन ने काटा, ये छोटा सा हिस्सा। अब इस छोटे से हिस्से की वजह से मान लो ये डीएल एलिमेंट है तुम्हारा, यहां पे सर्कल ऐसा था, इस सर्कल का ये छोटा सा हिस्सा है। मान लो सर्कल बहुत बड़ा है, उसका छोटा सा हिस्सा ये डीएल है, और ये तुमने आर लिया है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। अरे भाई, ये जो सर्कल है ये वाई जेड प्लेन में ऐसे सर्कल है, ऐसे बोर्ड पे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इस सर्कल का यहाँ पे बहुत छोटा सा हिस्सा लोगे तो यही तो दिखेगा ना। ये ले, ये डीएल एलिमेंट। अब ठीक है क्या? ये डीएल एलिमेंट, तो ये तेरा डीएल एलिमेंट है और यहां पे तुम निकाल रहे हो ये आर वेक्टर डीएल एलिमेंट से जो एंगल बनाता है वो लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। आराम से समझिए इस बात को। देखिए यहां पे लूप ऐसा है, ऐसा, तो इसका छोटा सा डीएल एलिमेंट ये होगा, ये आर, ये, तो आर और डीएल में एंगल बताइए 90। तो पहली बात यहां पे आपको पता चला, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री है बिटवीन आई डीएल एंड आर वेक्टर। आई डीएल एंड आर वेक्टर, थीटा इज 90 डिग्री।
चलो ठीक है सर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डीएल और आर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये रहा तुम्हारा डीएल, इधर सर्कल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। बायट सेवार्ट लॉ सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है ना। तो स्ट्रेट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता है, वो तो हमारी मेहनत है जो इस छोटे से डीएल एलिमेंट का छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको जुगाड़ लगा के स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का और सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे रहे हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो ये डीएल एलिमेंट है साहब, ये आपका आपकी तरफ है और आर है। ये जो प्लेन बनाएगा वो कौन सा प्लेन बनेगा? ये आर वेक्टर, ये डीएल वेक्टर आपकी तरफ। अरे रामलाल, ये डीएल वेक्टर तुम्हारी तरफ और ये आर वेक्टर तभी तो 90 डिग्री। ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा, ये ऐसा प्लेन बनेगा। देखो ये डीएल और आर को मिला के ये प्लेन बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर किधर होगा? तो इसके लिए अपन स्ट्रेट, छोटा सा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर माने तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखे। करंट कैसे आ रहा था? बाहर निकलता हुआ है करंट, देखो ऐसे घूमता हुआ है, बाहर निकलता हुआ। तो करंट को थंब की डायरेक्शन में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ निकालना है, तो उस डायरेक्शन में जाके मैं फिंगर को कर्ल करूंगा और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, डीबी। ये डायरेक्शन निकाला मैंने, समझिए। ये आर वेक्टर के देखो ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है सर। अगर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट डीएल काट दो और सर यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन देखो डायमेट्रिकली अपोजिट है। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और इस आर वेक्टर के 90 डिग्री पे ये डीबी होगा। सर अगर मैं यहाँ पे काट लूँ और फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ, फिर एक यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट काट लूँ, यहाँ पे काट लूँ, यहाँ पे काट लूँ, यहाँ पे काट लूँ, यहाँ पे काट लूँ, तो बहुत सारा जब मैं काटूंगा तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, देखिए कैसा मिलेगा। इस पॉइंट पे इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है और इस वाले वायर का देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। देखो ना यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे इस तरीके की इस प्लेन में यहाँ से और यहाँ के वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आप देखें वाई एक्सिस के लॉन्ग एंगल ले ले तो ये टोटल 90 डिग्री होता है। वाई और एक्स के बीच में एंगल, वाई और एक्स के बीच में टोटल 90 डिग्री होता है। ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? थीटा। यहाँ से भी क्या होगा? थीटा। बहुत आसान है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और इससे परपेंडिकुलर है ये, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। चलो साहब ये थीटा हो गया। डीबी का ये कंपोनेंट बोलो क्या होगा? डीबी कॉस थीटा। डीबी का ये कंपोनेंट बोलो क्या होगा? डीबी कॉस थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और उस तरीके से यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुमने इसका कंपोनेंट ऊपर लिया और आगे लिया, इसका कंपोनेंट आगे लिया और नीचे लिया, इस तरीके से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये 3 डायमेंशन फिगर है। यहाँ पे जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक तुम्हारी तरफ एक अंदर आगे की तरफ। जो आपकी तरफ होगा और एक अंदर होगा, 2 कंपोनेंट आया। और अंदर वाला ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना मैग्नेटिक फील्ड, अरे ऐसे बनेगा, देख ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है यहाँ पे, देखो ये 2 लाइन दिख रहा है ना, ऐसे देखो ऐसे इस तरीके से बनेगा। इसका एक कंपोनेंट आपसे दूर होगा, एक अंदर होगा, तो इसका जो कंपोनेंट आपसे दूर था और इसका कंपोनेंट जो आपकी तरफ था कैंसिल हो जाएगा। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनता जाएगा, वो एक कंपोनेंट तो आगे की तरफ सबका ऐड होता जाएगा और एक कंपोनेंट क्या होता जाएगा? सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बना डीबी, जो नेट बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। वो क्या बनेगा देखिएगा, वो बनेगा म्यू नॉट, करंट तो आई फ्लो कर रहा है, आई सारे डीएल एलिमेंट में आई करंट है, बहुत बढ़िया, इनटू साइन 90। साइन 90 क्योंकि ये वाला जो थीटा इन दोनों के बीच में एंगल, अच्छा ये थीटा से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो इसको अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो? अल्फा मान लो। ये आई डीएल के बीच में जो एंगल है अल्फा, बिटवीन आई एंड डीएल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तुम्हारा होता आर। यहाँ पे आर स्क्वायर लिखोगे तो रूट को इधर ले आओ तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन थीटा। ये कौन सा साइन थीटा है? तो आपने तो बोला था कि सर यहाँ पे डीवी साइन थीटा वाला कंपोनेंट सारे मैग्नेटिक फील्ड का ऐड होता जाएगा और कॉस वाला कैंसिल होता जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कॉस वाला कैंसिल हो गया तो साइन वाला कंपोनेंट बचेगा। सर ये देखो चेंज कर दिया मैंने एंगल, ये जो अल्फा एंगल है ना वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का था, वो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एक एंगल मैंने थीटा एज्यूम किया, ये थीटा तो ये थीटा, इस डीवी का ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डीवी साइन थीटा ऐड होता जाएगा।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, देखो आर बटा हाइपोटेन्यूस ये स्मॉल आर। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, तो डी बी नेट आ जाएगा आपका, ध्यान से सीखिए, डी बी नेट आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बटा, एक मिनट डी एल वैक्टर यहाँ पे मिसिंग है, डी एल आएगा एक, रेडियल तो लिखना ही भूल गया था, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ये 1 हो जाएगा। ये क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही टर्म बचेगा, इनटू साइन थीटा को लिखेंगे आप कैपिटल आर, साइन थीटा को क्या लिखेंगे कैपिटल आर बटा हाइपोटेन्यूस, यही आएगा। तो हाइपोटेन्यूस आएगा आपका रूट अंडर, अरे आर स्क्वायर कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, इनटू डीएल, इनटू क्या बचेगा डीएल। अब आप इंटीग्रेट कर दें, जब आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं सारे कांस्टेंट हैं। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो फिक्स है, यहाँ पे निकाल रहे हो आप, रेडियस आर फिक्स है, करंट आई फिक्स है, सब कुछ कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन होगा। अब ये डीएल एलिमेंट का यहाँ से पूरे लूप में चल के इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 पाई आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आया, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा डी बी, दैट इज इक्वल टू, है ना, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ, डी बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर बटा 4 पाई, देखो बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से कैंसिल क्या होगा, तो पाई से पाई कैंसिल होगा और 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बनेगा, तो नेट, अरे डी बी क्यों, अब तो इंटीग्रेशन कर दिया तो बी हो गया, बी इज इक्वल टू, अरे इंटीग्रेशन कर दिया डी बी नेट का तो बी नेट आ गया, तो बी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। लो साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड अपन ने कहाँ कैलकुलेट किया, ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3/2। जब भी आप इस तरह का कैलकुलेशन करें, आपको थोड़ा डाउट हो तो चीज़ों को डायमेंशनली एनालाइज कर लो या लॉजिकली एनालाइज कर लो। लॉजिकली एनालाइज कैसे करोगे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता है, सेंटर पे मतलब सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे निकाला है, सेंटर पे निकालना हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मैं मानूं कि इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का आ जाएगा, और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, पहले से ही तुम्हें पता है, निकाल लिया अपन ने। तो एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, एक्स 0 रखते हैं तो ये आंसर आना चाहिए, तो एक बार एक्स 0 रखिए, यहाँ पे जैसे ही आप एक्स 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया सर। आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे बचेगा आर क्यूब, ये आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो नीचे कट के हो जाएगा आर, तो देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, अरे भाई आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब, कट के नीचे आर ही तो बचेगा। तो अगर x 0 है मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखूँ तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आएगा, एकदम लॉजिकली सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो x 0 पे तो देख लिया। अच्छा, x इन्फानाइट हो तो सर, इन्फानाइट का मतलब क्या हो गया, सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड देखोगे। अच्छा, एक रिंग फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये कैसे पता चलता है, क्या मैं तुम्हारे सामने एक रिंग रख दूं, ये रिंग बना दिया, मतलब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो ये दोनों हैं। अगर बहुत पास से देखोगे तो बहुत बड़ा रिंग दिखाई देगा, और बहुत दूर से देखोगे तो छोटा दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं है? तो तुम्हें इनफाइनाइट रिंग का नहीं देखना, तुम्हें रिंग से इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे देखना है। मतलब ये हो गया कि रेडियस के कंपेयर में एक्स बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। रेडियस के कंपेयर में एक्स बहुत 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 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट हो गया एक्स। उस केस में एक्स को जब यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट का होल स्क्वायर और ज़्यादा इनफाइनाइट होगा, उसमें कुछ जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गया, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0। क्या आपको ये बात समझ आया? अच्छा, इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, दिस इज नॉट 0 बट वेरी वेरी लेस देन आर, कम है, बहुत कम है, 0 नहीं है लेकिन बहुत कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर बहुत कम है x की वैल्यू तो यहाँ पे x को बहुत कम रखोगे इस फॉर्मूले में, तो x का होल स्क्वायर और भी कम होगा, तो इसको आप 0 नहीं मान सकते, क्योंकि आप बोल रहे हो कि बहुत बहुत कम है बट ये 0 नहीं है। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगेगा ध्यान से देखिएगा। जैसे आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो जब आर स्क्वायर को बाहर लेके जाओगे तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2 लग के जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो देखो बटा 2
3/2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बाहर जाएगा, इस ब्रैकेट से निकालोगे तो आर क्यूब बाहर जाएगा। तो देखो b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा ध्यान से देखना, b इज इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन का टर्म अलग है ना, तो म्यू नॉट आई बटा आर स्क्वायर, इसके लिए अपन देख रहे हैं म्यू नॉट आई बटा आर स्क्वायर बटा 2r क्यूब, आर स्क्वायर को ब्रैकेट में निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई बुराई नहीं है। यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो नीचे बनेगा आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आ रहा है देखना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, देखो आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का पावर -3/2। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जानते हैं क्या? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि इफ़ दिस टर्म इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, और चूंकि x बहुत कम है तो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर और कम हो जाएगा। अरे डिनोमिनेटर बड़ा नंबर से डिवाइड कर दें तो और कम होगा, मतलब ये 1 से बहुत कम है, अगर ये 1 से कम है तो पावर को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा देखना, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, 1 माइनस 3/2 अंदर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ने कई सारी बातें करी ली यहाँ पे। अपन ने सबसे पहले बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी x डिस्टेंस पे क्या होगा, ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3/2। कभी अगर ये फॉर्मूला भूल रहे हैं तो जो भी याद आ रहा है उसको लिखिए और उसमें ये लॉजिक वेरीफाई कीजिए कि इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन म्यू नॉट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है ना। अगर x को इन्फाइनाइट रख दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0, और अगर x बहुत बहुत छोटा है r से तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन ये हो जाएगा। अगर मान लो x को मैं 1 सेंटीमीटर रखता हूँ और r को मैं 1 मीटर रखता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? इसको अगर मैं रखता हूँ 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 मीटर के होल स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2r 1 माइनस 3x स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है क्या? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सिस पे निकाला है उसका फॉर्मूला क्या था? तो b इज इक्वल टू है म्यू नॉट आई आर बटा 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बिल्कुल मैंने गलत लिखा है, मुझे पता है, बट ये जो गलती है वो आप भी कर सकते हैं और आपको अपनी गलती को सुधारना आना चाहिए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला गलत लिख देते हो किसी इंस्टेंट पे तो उसको सही करना आना चाहिए। गलत लिखने में कोई बुराई नहीं है, बस उस गलती को ठीक करने में भी बुराई नहीं हो तो अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं, लेकिन गलती को गलत रहने देने में बुराई है ना। चलो ठीक है, अगर तुम भूल गए और तुमने फॉर्मूला ये लिखा तो इसको सही कैसे करोगे? तो तुम लॉजिकली सोचोगे इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 देन म्यू नॉट आई बाई 2r आना चाहिए। यहाँ पे x को 0 रखोगे तो देखो ये r x 0 तो खत्म, r का स्क्वायर और 3/2, तो ये स्क्वायर और ये 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, r क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे r क्यूब आया, ऊपर r है तो कैंसिल होकर नीचे r स्क्वायर आ जाएगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड तो होता है सेंटर पे, कहाँ पे? सेंटर पे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? b नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये आना चाहिए, कब आना चाहिए? जब x इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक क्या था? स्क्वायर था। कई बार बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल रहे हो तो इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। देखो, एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुमने एक्सिस पे निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था? KQX बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो वही वाला पैटर्न है, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या एक्सिस पे सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पैटर्न तो यही बनेगा ना बेटा। अच्छा सर, ये तो x इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड ये आया था। अगर x को बहुत 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 छोटा रख दूँ, मैं x को बहुत 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 छोटा रख देता हूँ। अच्छा ऐसे करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा ही छोटा रख दिया।
अगर बहुत ही छोटा रख दोगे, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं लगा पा रहे हो आप। देखो यहाँ पे तुमने क्या रखा, x को 0, यहाँ पे क्या रख रहे हो कि x को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन अभी भी r से बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है भाई साहब। तो इस बहुत छोटे का स्क्वायर करोगे तो और ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम लिख सकते हो कि ये आएगा म्यू नॉट आई बाई, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। मतलब x 0 हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, लेकिन x को बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा रख लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अच्छा सर ठीक है, अगर मैं x को छोटा रखता हूँ, छोटा बहुत बहुत छोटा रखता हूँ, बहुत 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 का बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखता हूँ, बट छोटा रखता हूँ यहाँ पे बाइनोमियल जहाँ पे मैं लगा सकूँ। देखो बाइनोमियल कब लगता है, जब ये छोटा जो नंबर है वो r का 5 से 4%, 2% हो। अगर 0.6%, 0.101% अगर है तो उसको लेके ही क्या करोगे, उसको तो 0 ही मान लो फिर। तो x बहुत बहुत अगर छोटा है तो बाइनोमियल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, याद है 1 माइनस एक्स 3 बाई 2x स्क्वायर बटा r स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। अगर x बहुत बहुत बड़ा है तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, x बहुत बहुत बड़ा है, x इज़ बहुत बड़ा, तो x इज़ बहुत बड़ा तो r ही छोटा। अरे r छोटा है, r छोटा तो छोटे का होल स्क्वायर और बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b जो देखोगे वो आएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई बटा, म्यू नॉट आई बटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर ऊपर रहेगा एज इट इज़, और नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x क्यूब है ना, नीचे x क्यूब बचा क्योंकि x बहुत बड़ा था। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। और अगर मैं x को इनफाइनाइट ही रख दूँ, x इज़ इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लाइज, कोई कंपेरिजन नहीं, यहाँ पे तो कंपेरिजन है ना कि x बहुत बहुत छोटा है r से, लेकिन x बहुत बहुत बड़ा है r से, आई एम सॉरी, x बहुत बहुत बड़ा है r से, लेकिन x इनफाइनाइट है, कोई कंपेरिजन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। ये तुम्हारा जो वैल्यूज़ लिखा है सबको रटने मत बैठ जाना कि सर ने ये 4 फॉर्मूला अलग निकाला ना भाई, फॉर्मूला तो तेरा यही है, फॉर्मूला तो तेरा यही है, सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये तुम्हें याद रहता है सेंटर पे, अच्छी बात है, बाकी तुम निकाल सकते हो। देखो x बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड या उससे बहुत आसपास में इतना ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, उससे थोड़ा आगे जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा। और x को बड़ा कर दोगे r से, बहुत बड़ा कर दोगे x को r से, तो देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2x क्यूब, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3 होगा, मतलब बहुत तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा और इन्फाइनिटली लास्ट डिस्टेंस पे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे तुमने बना लिया एक रिंग जिसमें फ्लो कर रहा है करंट I और इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का क्या बनाना है अपने को, ग्राफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो सेंटर पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर पे जब x को 0 रखोगे, यहाँ पे ये x डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ, x को 0 रखोगे यहाँ पे सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। और सेंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, अभी भी x 0 था तो इतना आया है मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ो जहाँ पे x बहुत छोटा अभी r से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट तुम्हें कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, चाहे तुम इधर जाओ या इधर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट तुम्हें कैसा मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा। अच्छा अब थोड़ा और आगे जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज होगा, दोनों तरफ क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा। अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है r से, तुरंत से नहीं, x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है r से, मतलब x मान लो r यहाँ पे, x बराबर r यहाँ है और बड़ी हो गई, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब हो जाएगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप। तो ये है आपका रफ ग्राफ, किसका ग्राफ है ये, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। जैसे जैसे एक्सिस पे आगे जाते जाओगे, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे आगे जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वैरी करेगा। तो बहुत पास देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, जैसे आगे जाओगे तो थोड़ा डिक्रीज होगा, और बहुत आगे चले जाओगे, एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन नेचर ग्राफ बनेगा। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होगा। क्या आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ आई? अब देखो इस पर कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, फाइंड B at x इज इक्वल टू √3r, मैग्नेटिक फील्ड बताइए व्हेन x इज इक्वल टू √3r। अच्छा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, सेंटर पे,
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है? सेंटर पे। और जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा था तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता था? तो r/√2 पे, याद है? रेडियस बाई √2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है, इसलिए ग्राफ ऐसा बना है। अच्छा, तो B का फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा? μ0I/r² x स्क्वायर, एक हिसाब पे √3r, तो √3r का होल स्क्वायर होगा 3r² प्लस r² का पावर 3/2, यही लिखेंगे आप। 3r² प्लस r² क्या हो जाएगा? 4r²। 3r² प्लस r² क्या बनेगा? 4r² और 3/2 है, तो 3/2 को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले 1/2 मतलब रूट को सॉल्व करो, तो 4r² को सॉल्व करो तो क्या होगा? 2r। अरे भाई 4r², तो 4r² का रूट होगा 2r और 2r का क्यूब, तो 2r का क्यूब हो जाएगा आपका μ0I/r²/2 एंड 2r का क्यूब हो जाएगा 8r³। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका नेक्स्ट आने वाला है रिजल्ट B इज इक्वल टू μ0I/r³ से r² से कैंसिल करो तो नीचे r बचेगा, ये आएगा μ0I/16r। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर के कंपेयर में कितना कम है? तो B इज इक्वल टू है आपका, सॉरी इस पॉइंट पे जो B निकाला, B इज इक्वल टू B0/8, नॉट 16, B0/8, क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r और यहाँ पे μ0I/16r। तो कितना कम हुआ साहब? कितना कम हुआ? ये 8 टाइम्स कम हुआ, 8 टाइम्स कम हुआ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको ये कहानी समझ आया थोड़ा सा? अच्छा, अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, मान लीजिए ये अपन ने एक रिंग लिया, सर्कुलर वायर लिया 2r रेडियस का, और इससे x डिस्टेंस अपार्ट एक और सर्कुलर रिंग लिया r रेडियस का, और वहां से x डिस्टेंस अपार्ट इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे क्या निकालना है अपने को? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, दोनों में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सही है बेटा? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, थंब मैग्नेटिक फील्ड को बता देगा। कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, थंब मैग्नेटिक फील्ड को बता देगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ आगे की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब कितना आएगा तो निकालिए। सबसे पहले आप लिखेंगे B1 का वैल्यू, B1 हो जाएगा μ0I और 4r², 2r का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, बटा 2। यहाँ से डिस्टेंस देखोगे सेंटर से, तो x पे ये है, फिर x पे ये है, तो 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 4x² और प्लस रेडियस भी 2r था, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4r² का पावर 3/2, ये आएगा बेटा। और B2 कितना आएगा सर? तो B2 निकाल लेते हैं। B2 तो सिंपल है, μ0I/r² बटा 2r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 आ जाएगा। ये तो सिंपल था, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्या आपको ये कहानी समझ में आया? बहुत आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल। मान लो ये कंप्लीट सर्कुलर लूप है, तो अपन ने लास्ट क्लास में बात किया था, अगर यहाँ से मैं करंट इंटर करा दूँ और यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो आपको पता है इस आधे में करंट जाएगा I/2, इधर भी जाएगा I/2, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो नेट क्या होगा? 0। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को इंटर कराता हूँ और यहाँ से एग्जिट करा लेता हूँ, सॉरी करंट को, यहाँ से करंट को इंटर कराया, यहाँ से करंट को क्या करा लिया अपन ने? एग्जिट करा लिया। अब इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा साहब? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 होगा। ये मैंने कहानी आपको समझा दिया था, आप चाहे तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा एंगल। करंट कितना है इसमें? I। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? थीटा। ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं A और ये पॉइंट मान लेता हूँ B। तो इस AB सेक्शन की वजह से, यहाँ से यहाँ तक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकल रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस AB सेक्शन। इस AB वायर की वजह से, AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे O पे, ये रहा AB वायर जो कि थीटा एंगल कारक है। तो तुम कह सकते हो सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो आपने पहले निकालना सिखाया था, इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा μ0I बटा, याद करिए, 2r, पूरे रिंग की वजह से μ0I/2r, और थीटा एंगल का आर्क बन रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 2π। ये लो सर, क्या खास बात है इसमें? एकदम टाइम पास है ना बेटा? टाइम पास नहीं, ना टाइम पास नहीं है। इसका रेडियस r ले रहे हो ना, r ले लो, गलत है
इसमें क्या गलत हुआ है, ये करंट जो आई आया है क्या पूरा का पूरा आई इसमें जाएगा ना, तो यहाँ पे तो आई डैश लिखो या I1 लिखो कुछ जो इसमें आया होगा। अब इस करंट का कितना हिस्सा नीचे आया, ये अब आपका इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का पार्ट है। वायर ये रहा, यूनिफॉर्म वायर है, ये वायर है। अब तुम्हारा मेन झमेला कहाँ पे है, करंट निकालने में। फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल यही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कहाँ पे फंसे हो आप कि ये करंट होगा कितना इस आई का। तो देखो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। क्या आप कह सकते हो इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये वाला वायर और ये वाला वायर पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों में जो करंट फ्लो करेगा उसका सम I1 प्लस I2 नेट करंट के बराबर तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका सम I1 प्लस I2 नेट करंट के बराबर होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि I1 कितना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का फ्लो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो इसका रेसिस्टेंस पे I2 के सामने आएगा, है ना। यहाँ पे रेसिस्टेंस R1 और ये R2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो रेसिस्टेंस जिस मटेरियल से ये बना है उसी मटेरियल से ये बना है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया का ये वही है, क्योंकि सेम ही रिंग था। बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसका लेंथ। तो R इज रेसिस्टेंस, आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि रो L/A होता है। रो और ये दोनों का कॉमन है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अपने को बस यहाँ पे लेंथ लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि I1/I2 हो जाएगा आपका R2 मतलब L2। L2 कितना होगा तो R इंटू थीटा, ये आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ होगा रेडियस इंटू थीटा। थीटा कितना है, तो रेडियस इंटू थीटा, थीटा होगा 2π माइनस थीटा, ये वाला एंगल इसका R2 के लिए। और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा R थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बेटा R इंटू थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे एकदम सही आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए था, I1 की वैल्यू। तो I2 देख लो क्या होगा बेटा, क्या होगा I2 क्या होगा। तो यहाँ से देखो I2, तुम्हारा जो I2 आएगा वो आएगा I2 को उधर ले जाओ तो ये आएगा आपका I1 थीटा बटा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा I1 थीटा बटा 2π माइनस थीटा, ये आ गया I2। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था I1, तो मेन इक्वेशन ये रहा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि I2 की वैल्यू एज इट इज उठा के इस पॉइंट पे रख दीजिए। यहाँ पे I2 रखेंगे तो I2 किसके टर्म्स में आ गया, I1 के टर्म्स में, तो यहाँ पे I1 के टर्म्स में आ जाएगा। I1 को कॉमन निकाल लीजिए, बचे हुए टर्म को उधर ले जाइए, तो ये जो I1 है वो I के टर्म्स में आ जाएगा, फिर इसको यहाँ रख दीजिए। इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मुझे ईमानदारी से सोच के बताओ, ये जो सवाल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है या फिर सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बढ़िया सवाल हो गया। अच्छा, आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो क्या होता, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड I1 और I2 का मिला के 0 होता। I1 का मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर की तरफ होगा, ये क्लॉकवाइज अंदर की तरफ होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली इसके मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा। चाहे तो आप निकाल के देख लें, चाहे तो आप निकाल के देख ले, कोई खास बात नहीं। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा 0, बट मुझे सिर्फ इसके हिस्से का पता करना था, तो यहाँ पे I नहीं लिख सकते, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सारा झमेला कहाँ है बेटा, इस I1 में, इस I1 में I1 को निकालना होगा। तो I1 कैसे निकालेंगे, तो नेट करंट जो होगा I1 प्लस I2 I के बराबर होगा, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस, तो I1 I2 का रेशियो पता चल गया। I1 I2 का मुझे रेशियो पता चल गया, क्या पता चल गया, I1 I2 का मुझे रेशियो पता चल गया। तो यहाँ से I2 की वैल्यू I1 के टर्म्स में निकाली, फिर I2 को यहाँ पुट किया I1 के टर्म्स में, I1 ब्रैकेट में आ जाएगा, I1 आ जाएगा I के टर्म्स में, तो इस I1 को I के टर्म्स में रख देंगे, इस I के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कहानी समझ में आया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ चार्ज Q is moving on a circular path of radius r। r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे एक q चार्ज घूम रहा है v स्पीड से, एंड स्पीड इज कांस्टेंट, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप क्या होगा। अब ये करंट कैरिंग वायर नहीं है बेटा, ये सिर्फ चार्ज है, और वो चार्ज इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है विद स्पीड v और रेडियस r है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर पे म्यू नॉट I/2r, बट I कहाँ से लेके आएंगे, करंट तो आपको पता ही नहीं है। तो आप करंट निकालेंगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पर्टिकुलर ये चार्ज किसी कॉन्स्टेंट टी टाइम इंटरवल बोल सकते हैं या टाइम पीरियड बोल सकते हैं, इसमें इसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा इसका I एवरेज। I एवरेज हो जाएगा बेटा Q/T,
तो B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई एवरेज लिखेंगे Q बाई टी, और T को लिखेंगे आप 2 पाई R कंप्लीट सर्कमफ्रेंस बटा स्पीड V इंटू 2R। V ऊपर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाएगा म्यू नॉट QV बटा 4 पाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको ये कहानी समझ में आया? अच्छा, अगर F फ्रीक्वेंसी गिवन होता, F इज अ फ्रीक्वेंसी, और फिर आपसे लिखता कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट I बाई 2R, और I को लिख सकते हैं आप Q बाई टी एंड 1/T इज F, तो ये QF आ गया। देखो सिंपल आ गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको ये कहानी समझ आ रहा है? कोई खास बात नहीं है बेटा, ढंग से सुनिए। एटॉमिक फिजिक्स आप पढ़ेंगे आगे चल के, उस एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है। अगर आप किसी भी एटम की बात करें, एटम के nth ऑर्बिट की बात करते हैं और एटॉमिक नंबर Z है, उसके nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखो Z एटॉमिक नंबर का एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? Z। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। उसके किसी nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। ये हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बिल्कुल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। I को क्या लिखेंगे आप? Q बाई टी, तो यहाँ पे भी हटा के लिख दीजिए, I को लिख सकते हैं आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E बाई टी, टी हो गया टाइम पीरियड। अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करना होता है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पूछते हैं कि nth ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करेगा। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना जनरेट हो रहा होगा, है ना? उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका रेशियो क्या होगा? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस इंटू टाइम पीरियड, एंड रेडियस आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाई जेड। रेडियस आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो होता है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और किसी भी जेड एटॉमिक नंबर के एटम का जो रेडियस होता है वो n स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होता है। और टाइम पीरियड होता है बेटा n क्यूब बटा जेड स्क्वायर, n क्यूब बटा जेड स्क्वायर दोनों रखोगे नीचे। टाइम पीरियड रेडियस n स्क्वायर बटा जेड एंड टाइम पीरियड n क्यूब बटा जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा जेड क्यूब, है ना, एटॉमिक नंबर का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई n का पावर 5। तो सबसे ज़्यादा सवाल इस पे पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू n का पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का पावर 5। यस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट का पावर 5। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में और फिफ्थ ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड जितना जनरेट हो रहा है उसका रेशियो लिखना है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चलिए उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसका रेडियस क्या होगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 1 का पावर 5 एंड सेकंड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 2 का पावर 5 है। 2 का पावर 5 क्या होगा? 32, तो आएगा 32:1, ये आएगा जवाब। आपको समझ आया क्या कहानी? बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से घूम रहा है तो उससे r डिस्टेंस अपार्ट किसी p पॉइंट पे, ये वेलोसिटी और r वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा, यहाँ पे किसी p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा, इसके बारे में हमें बात करना है। तो ये कोई खास बात नहीं है, फॉर्मूला मैं एक बार लिखता हूँ फिर मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा b इज इक्वल टू, वो होगा म्यू नॉट क्यू वी वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। ये सर ये आपने तुरंत से कैसे लिख दिया? तो तुरंत से कुछ नहीं लिखा मैंने, बस जो आई वेक्टर था ना, आइडियल वेक्टर, उसको क्यू वी वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कैसे? देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा ये डीएल एलिमेंट है। अब ये डीएल एलिमेंट कितने टाइम में कवर करेगा? तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हो क्या, डीएल इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अगर चार्ज v स्पीड से चल रहा है, मेरी बात सुनना, अगर चार्ज v स्पीड से चल रहा है तो स्पीड इंटू टाइम में डिस्टेंस हो जाएगा। तो dl को मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी टी, कोई बुराई नहीं है। dl को क्या लिख सकता हूँ मैं? v इंटू डी टी। अब ध्यान से देखें, अगर मैं dl को लिख दूँ v इंटू डी टी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने पढ़ा था बायोट-सेवार्ट लॉ में, वो क्या था? म्यू नॉट आई, याद करिएगा, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब, यही था क्या?
बिल्कुल था सर। अगर आप यहाँ पे dl को हटा के सिंपल v dt लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, v इंटू डी टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दो v इंटू डी टी। अच्छा i इंटू डी टी के बोलो क्या हो जाएगा, तो करंट का डेफिनेशन आप जानते हैं, देखो i इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना, तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू डी टी। तो देखो ये छोटा सा चार्ज, यहाँ पे Q तो कांस्टेंट है, चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, तो I इंटू डी टी को क्या लिख सकते हैं आप, Q, I इंटू डी टी को क्या लिख सकते हैं, सिंपल से Q। तो ये था ओरिजिनल बायोट-सेवार्ट लॉ, ओरिजिनल बायोट-सेवार्ट लॉ। या अब एक काम करें, यहाँ पे I भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, DL इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, समझ में आ गया था तुम्हें, ये छोड़, ये सब हटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हटा। एक बात बता, क्या तुम्हें समझ में आ गया था कि तो फाइनेटली स्मॉल टाइम में जो चला गया डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम होगा, तो DL इज इक्वल टू v इंटू डी टी। इसी फॉर्मूले में I से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें आइडियल देखना है, तो I इंटू DL मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे v इंटू डी टी आई हो जाएगा, और I इंटू डी टी क्यू हो जाता है, तो I इंटू डी टी की जगह पे v इंटू क्यू रख दो, वैल्यू आंसर आ गया। I इंटू डी एल की जगह पे v इंटू क्यू रख दो, तो I इंटू डी एल की जगह पे क्या रखोगे, क्यू भी रख दो, तो क्यू तो स्केलर है बाहर, v आ जाएगा, तो q इंटू वी से रिप्लेस कर दो इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड देखना क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या बोला, I की जगह पे q, dl की जगह पे v, तो q इंटू वी वैक्टर क्रॉस r वैक्टर बटा 4 पाई इंटू आर क्यू, दैट्स इट आंसर। तो अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है और चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर दिया है और r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे ढंग से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा इंटू क्यू वी आर, आर से आर क्यू कैंसिल होगा तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, कोई खास बात नहीं। पहले यहाँ पे होता था आइडियल, अब वहाँ पे होता है क्यू इंटू वी। पहले होता था आइडियल, अब होता है क्यू इंटू वी। किसी इंस्टेंट पे चार्ज का क्यू चार्ज का वेलोसिटी वी है तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। अब सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जैसे पहले निकालते थे, अगर पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन तो यही हो जाएगा। तो इसी के डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन में करंट देख लीजिए, ऊपर है और निकालना आपको यहाँ है, यहाँ पे आर निकालना, तो ये कर्ल कर लीजिए। करंट की डायरेक्शन में हाथ रख के रखिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए और कर्लिंग फिंगर को वहाँ ले जाइए जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इनवर्ड हो जाएगा। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी किसी इंस्टेंट पे क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत लॉजिकली मैंने कन्वर्ट किया है, याद रखिएगा। देखो इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम में चला गया, जो डिस्टेंस होगा v इंटू डी टी होगा, i इंटू आई से मल्टीप्लाई करते तो आइडियल ही तो है बायोट-सेवार्ट लॉ में आइडियल, तो आइडियल को लिख सकता हूँ v इंटू आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी क्यू हो जाएगा, तो v इंटू क्यू से रिप्लेस कर दिया आई इंटू डी एल को, तो यहाँ पे आई इंटू डी एल होता है, इसको क्यू इंटू वी लिख दिया। और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। जैसे वहाँ पे साइन थीटा होता था करंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे जिधर करंट होगा उधर ही वेलोसिटी होगा। चार्ज पार्टिकल जिस तरफ भागेगा करंट उसी तरफ डेवलप होता है। तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं किया है, आइडियल की जगह पे क्यू इंटू वी रख दिया। क्लियर है ये बात। करंट और डायरेक्शन वैसे ही निकालेंगे अपन, जिधर चार्ज भाग रहा है उधर ही करंट फ्लो करता है भाई। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, क्या आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ये? तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर जाएगा, और निगेटिव चार्ज क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट होता है। तो नया फॉर्मूला कुछ नहीं करेंगे अपन, जैसा कंसेप्ट था पहले मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का वैसे ही अभी भी निकालेंगे। क्लियर है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें। नेक्स्ट बेटा ग्राफ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो थ्योरम जानते हैं अपन, थंब को करंट की डायरेक्शन रखेंगे, कर्लिंग फिंगर यहाँ पे रखेंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ। क्या आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। अब यहाँ पे ढंग से बात समझिएगा, यहाँ पे अगर ग्राफ बनाया जाए तो जितना पास देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये कितने वायर की वजह से? सिर्फ एक वायर की वजह से। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन नेचर कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? बाहर की तरफ, यहाँ पे कहाँ पे? अंदर की तरफ। तो ऐसे भी कह सकते हो कि अगर अंदर की तरफ है तो इसको अगर निगेटिव मान लिया, अंदर की तरफ को निगेटिव मान लिया, तो ऐसा बना लो।
और बाहर की तरफ को पॉजिटिव मान लिया, अंदर की तरफ को क्या मान लिया अपन ने, निगेटिव, और बाहर की तरफ को क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो इस तरह का ग्राफ बना सकते हो। ये देखो, ये करंट कैरिंग वायर के आसपास ऐसा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे देखना, अगर 2 करंट कैरिंग वायर रख दिया अपन ने, जिसमें एक में करंट आ रहा है बाहर की तरफ, आई कैसा है बेटा, आउटवर्ड, आपकी तरफ। ये बोर्ड पे मैंने नहीं बनाया, यह वायर जो था ना, ये वायर आपका बोर्ड पे एग्जैक्टली देखो ऐसा है वायर, ये वायर एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन यहाँ पे जो वायर है वो ऐसा है, ऐसा करंट आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक मैंने बना लिया क्रॉस, यहाँ पे चलो हाँ क्रॉस बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट ही बना लो, डॉट बना लिया। यहाँ पे भी करंट कैसा है, आउटवर्ड। अब इन दोनों वायर के कॉम्बिनेशन से नेट मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ का पैटर्न बनाओ। तो ग्राफ का पैटर्न बनाओगे तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, करंट आपकी तरफ है। यहाँ पे इस रीजन में देखिए, कर्लिंग फिंगर देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे कहीं भी r डिस्टेंस पे आप ग्राफ देखें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखें, तो ये जो होगा ये अपवर्ड होगा, और पास देखेंगे उतना ज़्यादा होगा। जैसे से आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक घटता जाएगा। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको पॉजिटिव मान लीजिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो थंब को करंट की डायरेक्शन रखेंगे, कर्लिंग फिंगर इस तरफ है, लेकिन मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख ही नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये ग्राफ समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करने लगता है, सर यहाँ पे ग्राफ बनाया तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग वायर है, देख ये करंट कैरिंग वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड बस इससे r डिस्टेंस पे इधर देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख रहा, यहाँ भी कुछ होगा लेकिन उसको नहीं देख रहा। इस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ऊपर की तरफ होगा। करंट कैरिंग वायर बाहर की तरफ करंट आ रहा है, थंब को करंट की तरफ रखेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो नीचे की तरफ होगा, और जितना पास रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ होगा, तो आप कह सकते हो कि निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ बोलो ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, और सर इधर मैं बस एक एरो इसलिए रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, नीचे आएगा, ऐसा होगा। अब एग्जैक्टली इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा? तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत हाई है, और जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हो गया बेटा। इस रीजन में देखो ऐसा बनेगा, इस रीजन में देखो ऐसा बनेगा, इस रीजन में देखो ऐसा बनेगा। और ये डाउट आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पैटर्न में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था जब 2 चार्ज को प्लस क्यू और प्लस क्यू को यहां रखा था। यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? तो आपको पता होना चाहिए ये बात, क्यों 0 होगा? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखो, और इस वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो किसी सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे जाओगे और दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, आई और आई, तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने ग्राफ बनाया कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है? तो इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग सारे पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है। इस वाले रीजन में इसके मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो दोनों में करंट तो सेम है बेटा। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में थंब को रखोगे, इससे बहुत दूर चले जाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वैसे कम आएगा। तो इस वाले की वजह से डोमिनेटिंग होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसा आएगा। क्या आपको ये समझ आया? ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं एक करंट डॉट रखता हूँ और एक करंट क्रॉस रखता हूँ, ये मैंने एरो सिर्फ रेफरेंस के लिए समझाया था, अब आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाइए, कैसा बनेगा? यहाँ पे अच्छे से बनाइएगा बेटा। बताइए, करंट को आपकी तरफ थंब की तरफ करंट रखूँगा और ऊपर की तरफ इस रीजन में देखो कर्लिंग फिंगर का है, यहाँ पे कहीं भी कर्लिंग फिंगर का है ऊपर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ये तो सेम ही है ना, देखो ना करंट आई, इसमें भी करंट आई, तो ये सेम ही पैटर्न में ग्राफ बनेगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो करंट डॉट था उसको मैंने क्रॉस रख दिया। अगर मैंने करंट को क्रॉस रख दिया तो ध्यान से देखिएगा, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, यहाँ नीचे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? नीचे ऐसा बनेगा। ठीक है सर, यहाँ पे कैसा बनेगा? ऊपर। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका भी ऐसे बनेगा, और ये पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको फाइनाइट पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। कहीं भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट पॉइंट नहीं है जहाँ पे 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि इस रीजन में इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, कर्लिंग फिंगर कहाँ है? ऊपर। देखो कर्लिंग फिंगर कहाँ है? ऊपर। इसके वजह से थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, यहाँ पे कर्लिंग फिंगर नीचे, लेकिन यहाँ पे कर्लिंग फिंगर कहाँ है? ऊपर।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे बीच में रीजन में इनके बिटवीन्स ऊपर की तरफ होगा। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से नीचे की तरफ और इसके वजह से यहाँ देखोगे तो ऊपर की तरफ, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर आके देखोगे तो यहाँ पे निग्लेजेबल होगा क्योंकि इस वायर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी का डोमिनेटिंग होगा हर पॉइंट, इसीलिए नीचे बना है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आया इसलिए निगेटिव लिखा है, नीचे की तरफ आया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आया इसलिए पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आया इसलिए निगेटिव लिखा है। सेम टू सेम डिट्टोग्राफ आपने बनाया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट में, कोई भी नया चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। स्क्रीन पॉज करके चाहे तो आप इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। चलिए लिख लिया क्या स्क्रीन पॉज करके? अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसको भी लिख लो स्क्रीन पॉज करके, कोई खास बात नहीं, लिख लो फटाफट। चलो ये ग्राफ आपके कॉपी में बना हुआ है, अब इसको कंपेयर करना एक दूसरे ग्राफ से जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। और दूसरा ग्राफ कैसा बनाऊंगा देखना, मैं करंट दोनों में अपवर्ड रखूंगा। करंट अभी भी मैं कहाँ रखूंगा? अपवर्ड रखूंगा। पहले जैसे मैंने करंट अपवर्ड रखा था उसी तरीके से करंट अभी भी दोनों में अपवर्ड रखूंगा, लेकिन एक फ़र्क होगा। एक में करंट रखूंगा मैं आई और दूसरे में रखूंगा कुछ 4i। एक में करंट रखूंगा आई तो दूसरे में कुछ रखूंगा 4i। देखो यहाँ पे करंट रखता हूँ मैं आई और यहाँ पे करंट रख देता हूँ मैं 4i। अब बताओ इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? देखना बेटा अच्छे से, ये फिर वही ग्राफ हो गया ना बेटा, चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, एक निगेटिव चार्ज रख दो, तो कोई भी फाइनाइट पॉइंट मिलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? कोई भी फाइनाइट पॉइंट नहीं मिलता। चलो यहाँ पे देखो, बाहर मतलब ऊपर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव आएगा, रीजन लिख लो, इसके वजह से पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। इसके वजह से डॉट है बाहर की तरफ, निगेटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे डॉट है मतलब बाहर की तरफ और यहाँ देखोगे पॉजिटिव आएगा। और इसके वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया और इसमें करंट भी कम है, इसमें करंट भी ज़्यादा है, तो नेट यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सॉरी करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा, इस रीजन में डोमिनेटिंग होगा। और यहाँ पे ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर नीचे से ऊपर जाए तो किसी न किसी पॉइंट को तो क्रॉस करेगा, लेकिन इस बार मिड पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर मिड पॉइंट पे? क्योंकि मिड पॉइंट पे तब क्रॉस किया था जब करंट की वैल्यू सेम थी, तो सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। यहाँ पे करंट कम तो यहाँ से कम डिस्टेंस पे, और यहाँ पे करंट ज़्यादा तो यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0I/r। अब तुम देखते हो जितना इसका डोमिनेंसी होना चाहिए ऊपर की तरफ, उतना ही इसका डोमिनेंसी होना चाहिए नीचे की तरफ। तो इसमें करंट कम है तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहां से कट करता हो जाएगा, यहां से कट करता हो जाएगा। इस रीजन में निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां से डिस्टेंस तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, करंट भी ज़्यादा है लेकिन इससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। और वैसे भी इसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे। देखो करंट बाहर, इस रीजन में कहीं भी करोगे तो कर्लिंग फिंगर नीचे ही है, और यहाँ पे करंट बाहर तो कर्लिंग फिंगर नीचे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। आपको समझ में आ रहा है ये अच्छे से? चलो सर ये भी बता दिया। अब ये वाला स्क्रीन पॉज करके आपने लिख लिया था ना? नहीं लिख लिया था तो अब लिख लेना, कोई खास बात नहीं है। अब नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ मैं बना देता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा आपको, लेकिन आपको लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। एक में रखता हूँ मैं अपवर्ड करंट, दूसरे में रखूँगा मैं डाउनवर्ड करंट। एक में क्या रखूँगा? अपवर्ड, दूसरे में क्या रखूँगा? डाउनवर्ड। ये करंट होगा I बट ये होगा 4i। आओ भाई राम लाल, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। बताओ इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से सोचना अच्छे से, तो इसके वजह से इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट बाहर नीचे की तरफ निगेटिव। ये पहले बना लो, ये काम आएगा। यहाँ पे इस रीजन में इसके वजह से यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से कहीं भी आगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? पॉजिटिव, कहीं भी पॉजिटिव ही होगा। इसके वजह से इस रीजन में, इसके वजह से इस रीजन में करंट अंदर, कर्लिंग फिंगर ऊपर, करंट अंदर, कर्लिंग फिंगर ऊपर, पॉजिटिव आएगा। और इस रीजन में करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, नीचे आएगा। ये बनेगा सर ग्राफ। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? तो करंट बाहर
कर्लिंग फिंगर ऊपर, तो इसके वजह से इस रीजन में कहीं भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा। इसके वजह से देखो यहाँ की वजह से ऊपर ऊपर ऊपर, इसके वजह से इधर ऊपर, लेकिन इस तरफ अंदर, देख लो ना, इसके वजह से इस तरफ ऊपर और इस तरफ अंदर, मतलब नीचे की तरफ। अब सोचना, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और उस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, उसका करंट भी कम, उससे डिस्टेंस भी ज़्यादा, तो किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसकी वजह से कम ही आएगा, इसका डोमिनेटिंग होगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, निगेटिव वाला ही बनेगा। डाउट है तो बताओ, क्या बताया? अरे भाई इसका करंट कम और इससे डिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस रीजन में कम होगा और इसका डोमिनेटिंग हुआ तो ये बनेगा ग्राफ, और इस रीजन में तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इसका करंट हाई होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा एलिवेटेड होगा इसके कंपेयर में। समझ में आया कि नहीं है? इसके कंपेयर में थोड़ा सा एलिवेटेड होगा, कुछ इस तरह का बनेगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ होगा, बस ऐसे होगा, और कोई खास बात नहीं, ऐसे होगा। एग्जैक्ट ग्राफ तुम्हें पढ़ना भी नहीं होता है, बस तुम्हें ये देखना होता है कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे कट नहीं करेगा, ये ग्राफ बना। अब ये डॉट है यहाँ पे, इस रीजन में, इसके वजह से करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसके वजह से, तो इसमें करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऊपर, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे। अब कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा जहां पे, बाहर बहुत दूर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड उस वाले का ऊपर, क्योंकि उसका करंट ज़्यादा है। देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट बटा डिस्टेंस के रेशियो पे होता है। करंट ज़्यादा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कहीं आ सकता है। देखो यहाँ पे 4i तो डिस्टेंस भी 4 गुना लेंगे, यहाँ पे i तो डिस्टेंस सिर्फ r लेंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो करंट ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा पे मैग्नेटिक फील्ड उसका, इसके मैग्नेटिक फील्ड करंट कम तो कम डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत पास में देखोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से कम हो जाएगा, और बहुत पास देखोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। तो पहले तो ये डोमिनेटिंग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की डोमिनेंसी बराबर होगी, और उसके बाद ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ऐसा बनेगा। और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे देखोगे तो कुछ इस तरह से बेंड होकर नीचे भी आएगा। यह आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा हुआ है, ग्राफ एग्जैक्टली सेम टू सेम ग्राफ पूछा हुआ है। तो मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो सिखाता हूँ लास्ट में। देखो यहाँ पे हमेशा इसके करंट ज़्यादा है और इसके कंपेयर में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इससे कम हुआ तो ये डोमिनेंसी दिखाएगा। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन के साथ। यहाँ पे अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही होगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सिमेट्रिक बनता जैसा पहले बना है। लेकिन यहाँ पे एसिमेट्रिक बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे एलिवेटेड होगा और यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये एलिवेटेड होगा, ऊपर उठा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा करंट ज़्यादा होने से। सिमेट्रिक चांद जैसा नहीं बनेगा, पहले चांद जैसा बना था, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। डन, समझ में आया? अब देखो इधर समझाता हूँ। बहुत कम डिस्टेंस पे देखोगे, यहाँ से तो कुछ भी है तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ही हुआ, यहाँ बहुत कम डिस्टेंस पे देखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंसी होगा, ज़्यादा होगा। और उसके वजह से, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, और इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ऊपर, और इसके वजह से नीचे। तो थोड़ा दूर जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे, वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन से जहाँ पे देखो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है वहाँ से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है ग्राफ। तो कट पहले नीचे था तो कट करके फिर ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे जब ऊपर गया ही है तो थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आगे डिस्टेंस पे जाता जाऊँगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा ना, कभी कभी कम होगा। तो देखो बढ़ के और फिर कम हो जाएगा। जैसे इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, जैसे एक रिंग की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखते हो। तो एक बात बताओ, रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जब इसका ग्राफ बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो ऐसे ही तो बनता है। और इलेक्ट्रोस्टैट में भी दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रख दो और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रख दो -4q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का बना था। तो आपको ये बात समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया? स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।